गांधी का अनशन और पूना पैक्ट। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा। पूना पैक्ट और गांधी के अनशन के बीच जो घटनाक्रम हुआ था, यानी हिंदू महासभा की पहल, बिरला का शामिल होना, अस्पृश्य प्रतिनिधियों का शामिल होना, लगातार मीटिंग्स, ये सारे एपिसोड मैं पिछले साल बना चुका हूं। आज इस एपिसोड में कुछ खास बातें। दोस्तों, पहले एक अपील, पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, शेयर कीजिए और यदि चाहते हैं कि अंबेडकरनामा का विस्तार हो तो सब्सक्रिप्शन के साथ ज्वाइन अप ऑप्शन है, उसको आप क्लिक कर सकते हैं। स्वैच्छिक है, अगर आपकी भूमिका इसमें होनी चाहिए, आप समझते हैं तो आप जरूर शामिल होइए, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। चलिए अब लिए चलता हूं। पिछले एपिसोड में मैंने जो होरे का चिट्ठी, गांधी का चिट्ठी, फिर ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी चिट्ठी तमाम मैंने आपको बताई हैं कि क्या क्या उत्तर प्रत्युत्तर चल रहा था। फाइनली गांधी की बातों को नहीं मानी गई ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा और गांधी के अपने वचन के हिसाब से 20 सितंबर 1932 को अस्पृश्यों के पृथक निर्वाचन मंडल के विरोध में उन्होंने अपना आमरण अनशन शुरू किया यरवदा जेल में। अंबेडकर क्या लिखते हैं ये सुनिए। उन्होंने लिखा कि इस अनशन की गाथा का गुणगान श्री प्यारे लाल ने अपनी पुस्तक द एपिक फास्ट में किया है। कैसा भड़कीला और रंगीन नाम। इस चटपटी जीवनी के पन्नों में जिज्ञासु को वह सब मिलेगा, मतलब कोई जानना चाहता है गांधी के बारे में तो वह सब मिलेगा जो वह भारत के इन उन्मादपूर्ण दिनों की घटना के बारे में जानना चाहता है। मैं उसके बारे में यहां कुछ नहीं कहना चाहता। इस आर्टिकल में अंबेडकर जो कह रहे हैं कुछ नहीं कहना चाहता, वो सब बातें अंबेडकर लिख चुके हैं और कैसे उनको किसी ने खून से अपने चिट्ठी लिखा था, इनकी हत्या करने की धमकियां तक मिल रही थी। और आगे लिखते हैं कि इतना कहना काफी होगा कि भले श्री गांधी ने आमरण अनशन किया पर वह मरना नहीं चाहते थे, वह तो जिंदा रहना चाहते थे। अतः अनशन से समस्या पैदा हो गई और वह समस्या यह थी कि श्री गांधी के जीवन को कैसे बचाया जाए। उनको जीवन को के बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि जो कॉमनल अवार्ड है, जो सांप्रदायिक निर्णय है, उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया जाए ताकि श्री गांधी के अंतरात्मा को ठेस ना पहुंचे। प्रधानमंत्री ने, यानी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडॉनल्ड ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया था कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल न तो स्वयं उसे वापस लेगा और न ही उसमें परिवर्तन करेगा, पर वह इस बात के लिए तैयार था कि उसके स्थान पर एक ऐसा सूत्र रखा जा सकता है जिसके बारे में सवर्ण हिंदू और अस्पृश्य दोनों सहमत हो, दोनों आपसी समझौता से इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। ब्रिटिश हुकूमत अपने निर्णय में बदलने के लिए, बदलाव परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थी। चूंकि गोलमेज सम्मेलन में मुझे, अंबेडकर लिख रहे हैं, चूंकि गोलमेज सम्मेलन में मुझे अस्पृश्यों को प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अतः यह मान लिया गया था कि अस्पृश्यों की सहमति तभी वैध होगी जब मैं उसका पक्षधर पार्टी बनूं। उस समय भारत के अस्पृश्यों के प्रतिनिधि के रूप में मेरी स्थिति पर न केवल कोई आपत्ति उठाई गई, अपितु उसे तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। स्वाभाविक था कि सभी की निगाहें इस नाटक के नायक अथवा यूं कहें खलनायक के रूप में मुझ पर स्थिर हो गई। जैसा कि स्वयं गांधी ने कहा था कि मेरा जीवन अंबेडकर के हाथ में है। आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि उस समय मैं किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा एक महान तथा गंभीर धर्म संकट में फंस गया था। बड़ी ही विकट परिस्थिति थी। मुझ पर
दो परस्पर विरोधी विकल्पों में से एक को चुनना था। एक और मानवता के नाते मेरा कर्तव्य था कि निश्चित मृत्यु से श्री गांधी के प्राणों की रक्षा करूं। दूसरी ओर अस्पृश्यों के लिए उन राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने की समस्या थी जिन्हें प्रधानमंत्री ने उन्हें दिया था। मैं मानवता की पुकार को सुना और श्री गांधी के प्राणों की रक्षा की। मैं इसके लिए सहमत हो गया कि सांप्रदायिक निर्णय में उस प्रकार संशोधन कर दिया जाए जिससे कि गांधी को संतोष हो जाए। इस समझौते को पूना समझौता कहा जाता है और इसकी शर्तें इस प्रकार थी। 9 शर्तें थी, 9 पॉइंट पे एग्रीमेंट हुआ था। और क्या क्या है ये सुनते चलिए। पहला, दलित वर्गों के लिए सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में सीटें आरक्षित की जाएंगी। मतलब जो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है सबके लिए, उसमें कुछ सीटें आरक्षित की जाएंगी। प्रांतीय विधान मंडलों में सीटों की संख्या इस प्रकार होगी, सुनिए कितनी। मद्रास 30, बंबई सिंध सहित, यूनाइटेड सिंध सहित 15, पंजाब 8, बिहार और उड़ीसा 18, मध्य प्रांत 20, असम 7, बंगाल 30, संयुक्त प्रांत 20। इतनी सीटें आरक्षित की गई थी। टोटल हुआ 148, लेकिन बिहार तथा उड़ीसा के बारे में सीटों का समंजन करने के लिए सीटों की संख्या 148 से बढ़ाकर 151 कर दी गई थी। यह पहला है, कितने सीट कहां आरक्षित होंगे। अब आइए दूसरे पॉइंट पे। इन सीटों के लिए चुनाव संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा होगा, लेकिन निम्न प्रक्रिया के अधीन होगा। जो प्रक्रिया है निर्वाचन का, कैसे होगा ये समझिए। निर्वाचन क्षेत्रों की सामान्य मतदाता सूची में दर्ज दलित वर्गों के सभी सदस्यों का एक निर्वाचन मंडल होगा। कि जो सामान्य मतदाता सूची है उसमें जितने दलित वर्ग के लोग हैं उनका सभी का एक निर्वाचक मंडल होगा। वह दलित वर्गों के 4 उम्मीदवारों का चुनाव करेगा। जितने लोग, इसको प्राथमिक प्राइमरी इलेक्शन कहते हैं, 4 उम्मीदवारों का चुनाव करेगा। यह चुनाव एकल मत प्रणाली, सिंगल वोट सिस्टम के द्वारा ऐसी हर सीट के लिए होगा। ऐसे प्रारंभिक चुनाव में जिन 4 व्यक्तियों को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वे सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा चुनाव के लिए उम्मीदवार होंगे। कि पहले दलित लोग प्राइमरी इलेक्शन में सिंगल वोट के थ्रू 4 अवेलेबल चुनेंगे, उसके बाद उसमें से जो 4 होंगे वो जनरल इलेक्शन में उम्मीदवार होंगे। तीसरा, इसी प्रकार की व्यवस्था केंद्रीय विधान मंडलों में भी होगी, इसी सिद्धांत के हिसाब से जो प्रांत के लिए होगी। चौथा, केंद्रीय विधान मंडल में तथा उक्त विधान मंडल में ब्रिटिश भारत के सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवंटित सीटों का 18% भाग दलित वर्गों के लिए आरक्षित होगा। 5, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों के चुनाव के वास्ते उम्मीदवारों की तालिका के लिए प्रारंभिक निर्वाचन प्रणाली प्रथम 10 वर्षों के पश्चात समाप्त हो जाएगी। ये पॉलिटिकल पिछला एपिसोड सब देखिए क्या क्या शर्तें थी और पता लगेगा, जो बहस का मुद्दा था। कि पॉलिटिकल कहते हैं 10 वर्षों के लिए समाप्त हो जाएगी, लेकिन कैसे, क्यों? आप सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सुनते हो कि 10 ही वर्ष के लिए आरक्षण आया था। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन था और वो भी केंद्रीय तथा प्रांतीय मंडलों के चुनाव के बाद उम्मीदवारों की तालिका प्रारंभिक निर्वाचन प्रणाली प्रथम 10 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएगी। यदि उससे पहले पॉइंट नंबर 6 जिसके आगे चर्चा करूंगा कि उपबंध के अधीन उसे आपसी समझौते द्वारा समाप्त न कर दिया जाए। आपसी समझौता मतलब दलित वर्ग और सवर्ण के बीच आपसी समझौता होगा। अब पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है ये सुनिए। प्रांतीय तथा केंद्रीय विधान मंडलों में आरक्षित सीटों द्वारा दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली
जिस रूप में उसकी व्याख्या पॉइंट नंबर 1 और 4 में की गई है, बनी रहेगी जब तक कि इस समझौते से संबद्ध समुदायों के बीच आपसी समझौते द्वारा तय न कर ली जाए। तो समझौता हुआ, लोग कहते हैं कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन था, तो पूना पैक्ट में तो था कि समझौता है, कहां समझौता हुआ? और आरक्षण खाली पॉलिटिकल आरक्षण जो 10 वर्ष के लिए था वो बना हुआ है, और बाकी जिसकी कोई समय अवधि नहीं थी नौकरियों में रिजर्वेशन का, प्रतिनिधित्व का, उसमें खत्म होता जा रहा। अजीब तरह का अंतर्विरोध है। अब आइए 7वां पॉइंट, दलित वर्गों के लिए केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों के लिए मताधिकार उस प्रकार होगा जिस प्रकार का उल्लेख लोथियन कमेटी के रिपोर्ट में किया गया है। 8, जहां तक किसी स्थानीय निकाय के लिए निर्वाचन अथवा लोक सेवा में नियुक्ति का संबंध है, किसी के लिए इस आधार पर कोई अयोग्यता नहीं होगी कि वह दलित वर्ग का सदस्य है। इस बात का भरसक प्रयास किया जाएगा कि इस मामले में दलित वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन शर्त होगी कि उनके पास ऐसी शैक्षिक योग्यता हो जिसकी व्यवस्था लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए की जाए। आइडियल सिचुएशन है। अभी 9 में आने से पहले थोड़ी व्याख्या कर दूं कि ये व्यवस्था की शैक्षणिक योग्यता होगा तो उससे जगह मिल जाएगी। तो कितने वकील जज बने हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, कितने प्रोफेसर शेड्यूल कास्ट के, ट्राइब के वाइस चांसलर बने हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, संपादित, अनुवादित और ऑथर्ड, लिखित, संपादित और अनुवाद की 9 किताबें मेरे नाम पर, 13 आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल छप चुके हैं, जिसको विश्वविद्यालय की अथॉरिटी ने कहा कि एकदम ओरिजिनल है, परफेक्ट है। दर्जनों अखबार में लेख हैं। अंबेडकर नामा में आपके साथ काम कर रहा हूं, 93 लाख मतलब 93 लाख लोग देख चुके हैं, 9 लाख घंटे सुना जा चुका है, और एकेडमी की बात कर रहा हूं। तब भी अगर मुझे प्रोफेसर बनना हो, प्रमोशन होना हो, तो मेरी फाइल रोकी जा सकती है। यह है यथार्थ भारत का। लेकिन मैं दुखी परेशान नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसा ही होता है। तो इसके लिए महासंग्राम के लिए तैयार रहने की जरूरत है, संघर्ष की जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से अब बहुत बातें कभी और करूंगा, जब महाभारत और महासंग्राम शुरू करूंगा, उस समय आप लोगों से अपेक्षा होगी कि आप हमारे साथ खड़े रहें। सब लोगों को छुट्टी मिलती है, मुझे नहीं मिलती है। तो ये खेला, ये लीला समझिए। इसलिए जिस समय मैं संकट में होऊंगा उस समय आपसे खुलेआम मदद मांगूंगा। फिलहाल अंबेडकर नामा सुनते रहिए। 9वां पॉइंट, हर प्रांत में शिक्षा संबंधी अनुदान में से, हर प्रांत में शिक्षा संबंधी अनुदान में से पर्याप्त राशि की अलग व्यवस्था दलित वर्गों के लोगों के को शिक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए की जाए। भारत सरकार जो फंड आता है वापस आ जाता है, ये हाल है। चलिए, तो ये 9 शर्तें थी, और समझौतों, डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं कि समझौते की शर्तों को श्री गांधी ने मान लिया, सरकार ने उन्हें लागू किया, और उनका समावेश भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया। अब आखिरी पैराग्राफ इस एपिसोड का सुन लीजिए, जो दिलचस्प है। आमरण अनशन श्री गांधी का एक बड़ा दांव था। संभवतः उनका विचार था कि केवल आमरण अनशन की धमकी से मैं और दलित वर्ग के मेरे अन्य साथी घबरा कर झुक जाएंगे। लेकिन शीघ्र ही उन्हें पता चल गया कि उनका अनुमान सही नहीं था, और अस्पृश्य भी अपने अधिकारों के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करने के लिए उतने ही कृत संकल्प थे। उनके अपने अनुयायियों के अलावा अन्य किसी को भी इस बारे में संतोष नहीं था कि श्री गांधी के अनशन का कोई नैतिक आधार है। यदि श्री गांधी को नया जीवन दान मिला तो उसका पूरा श्रेय उनके प्रति अस्पृश्यों की उदारता और सद्भावना को जाता है। इस एपिसोड में इतना ही बंद करता हूं। अब अगले एपिसोड में
कई एपिसोड्स बनेंगे जिसमें डॉक्टर अंबेडकर खुद पूना पैक्ट की समीक्षा कर रहे हैं कि इससे लाभ किसको हुआ। उस समय पार्टी जो थी सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी जो चुनाव में लड़ रही थी, अंबेडकर जी से खिलाफ लड़ रहे थे। आज मल्टी पार्टी सिस्टम है, आज भाजपा भी है। तो जो जो तर्क उन्होंने दिए कि पूना पैक्ट का क्या लाभ और नुकसान हुआ, आज जो रूलिंग पार्टी है, आज कांग्रेस नहीं बीजेपी है, कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस में भी लागू कीजिए, बीजेपी रूलिंग सत्ता को वो ये एनालिसिस कर रहे थे, उसको ललकार रहे थे। अगले कई एपिसोड्स बनाऊंगा जिसमें पूना पैक्ट की क्या समस्याएं थी, उनसे किसको लाभ हुआ, किसको नुकसान हुआ, ये सारी समीक्षा होंगी। जैसे कि उदाहरण देके छोड़ता हूं, जो ये था कि 4 उम्मीदवार चुने जाएंगे प्राइमरी इलेक्शन में, तो वो संख्या मिनिमम थी या मैक्सिमम। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय भीम।